केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह भाजपा में घर वापसी के बाद पहली बार सिवनी मालवा पहुंचे, जहां सरताज सिंह ने दूधियाबड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भगवान हनुमान की पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। सरताज सिंह के सिवनी मालवा आगमन पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन वही भाजपा के एक दूसरे धड़े ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। सरताज सिंह की घर वापसी को लेकर जहां उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल रहा, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी रहा जिसने अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम में सरताज सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं सहित उनके समर्थकों ने उत्साहित होकर स्वागत सम्मान किया, तो साथ ही भाजपा को मजबूत करने में उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा भी की। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर सरताज सिंह के विकास कार्यों की याद भी दिलाई। तो वहीं जब सरताज सिंह उपस्थित लोगों को संबोधित करने के लिए उठे तो उनका कहना यह था कि मैं तो सिर्फ विकास कार्यों का एक माध्यम भर हूँ। उनके समय के जो विकास कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, उस पर उनका कहना है कि जब मैं मंत्री था तब मेरी ताकत ज्यादा थी, अब मेरी ताकत में कुछ कमी आई है, लेकिन विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो वहीं आगामी समय में भाजपा में अपनी भूमिका पर सरताज सिंह ने कहा कि वे एक कार्यकर्ता की तरह भाजपा में काम करते हुए भाजपा को मजबूत करेंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सरताज सिंह ने कहा, ये कानून किसानों के लिए लाभदायक है, किसानों को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जब चार धाम की चर्चा होती है और मुझे श्रेय देने का प्रयास किया जाता है तो मुझे बड़ा संकोच होता है। मेरे मन में एक ही बात आती है कि जिसका कारज तिन्ही किया, मानस क्या विचारा राम। ये ऐसे स्थान हैं, इसमें कोई क्या करेगा, ये तो उन्हीं की कृपा है, और जो भी काम हुए उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हुए। अब एक उत्सुकता होगी आपके मन में, हालांकि मैं बहुत विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। जहां बताना था बता दिया। परिवार में भी कई बार खटपट हो जाती है, गलतफहमी पैदा हो जाती है, लेकिन परिवार नहीं छूटता है। लगभग वो स्थिति मेरे साथ बनी है। आक्रोश तो क्षणिक होता है, लेकिन उस क्षणिक को इतनी तेजी से बढ़ा लिया गया कि मैं खुद हैरान हूं। अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं कि मैं बटकुली से आ रहा था रात के समय, और आदमी यहीं अकेला बैठता है जब गाड़ी में, तो कई तरह की बातें सोचता रहता है। तो कुछ बातों को लेकर मन में कुंठा थी, आक्रोश था। तो मैंने एक मित्र को फोन किया, यार भोपाल चलना है। मैंने छोड़ने का निर्णय कर लिया। वो आ गया मेरे साथ, वो भी भोपाल पहुंच गए, पचौरी जी भी पहुंच गए। झट से उन्होंने कमलनाथ जी को फोन लगाया, झट से सिंधिया जी को फोन लगाया। 1 मिनट में सारी बात खत्म, रात को 1 बजे। तो इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे कोई आदमी विदेश जाता है तो कुछ सीख के आता है। मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मेरी भी शिकायतें होने लगी, क्योंकि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस का सोच उसके विपरीत है। और मैं 60 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जनसंघ के लिए काम कर रहा हूँ, तो विचार बदलना तो मेरे लिए कठिन बात है। तो मेरी शिकायत भी हुई कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। मुझसे पहले ही दिन पूछा गया था कि राम मंदिर के बारे में क्या कहना। मैं बनना चाहिए। कब बनना चाहिए? मैंने कहा बहुत जल्दी बनना चाहिए। ये आपने भी देखा होगा, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, समान नागरिकता कानून हो, 3 तलाक की बात हो, किसानों की बात हो, हमारे विचार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये 8-9 महीने जो कोरोना चला, मैं भी कहीं गया नहीं, और सब चिंतन करने के बाद मैंने ये पाया। मैंने कहा ना, बहुत कुछ सीख के आते हैं। अगर कोई दिमाग में थोड़ी बहुत गलतफहमी हो भी तो निकल जाती है।
और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकती है। इस पार्टी का कोई विकल्प नहीं। दुनिया में हर चीज का विकल्प होता है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना यानी इस देश को कमजोर करना। तो मुझे इतनी प्रेरणा मिली, दिमाग में इतनी सफाई आ गई कि भले ही अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई हो, लेकिन मन में एक जोश है कि मैं पहले से अधिक काम करूंगा। और काम चुनाव के लिए नहीं, हो गए बहुत चुनाव। काम भारतीय जनता पार्टी के लिए, काम देश के लिए, इस देश के समाज के लिए, जिसकी बहुत जरूरत है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब तो शुरुआत हुई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं जहां जहां भी गया हूं तो कुछ लोगों ने कहा साहब आपकी पार्टी में मतभेद है। मैंने कहा अब हमारी यही भूमिका रहेगी खाली, वरिष्ठ होने के नाते, कि हम मतभेदों को समाप्त करें, सबको एकजुटता के धागे में पिरोएं, पार्टी को मजबूत करें। और भी बहुत से विचार हैं कि राजनीति से हटकर भी समाज के लिए काम कर सकें, तो वो मैं निश्चित रूप से करूंगा। अब सिवनी मालवा का इतिहास क्या है, ये तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं। सिवनी मालवा कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ है। ये केवल जिला नहीं जानता था, पूरा प्रदेश जानता था, और इस गढ़ को हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन आप लोगों के सहयोग से वो सारी बातें भी हो गई। अब आवश्यकता ये है कि अब गढ़ ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन ये गढ़ कमजोर ना हो, गढ़ टूटे नहीं, मजबूत बना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जैसा मैंने बताया कि अब एक ही काम मेरे पास है, वो है इस पार्टी के लिए काम करना और इसे मजबूत बनाना। आप सबका सहयोग पहले भी मिलता रहा है, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, भविष्य में भी मिलता रहेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे और कहीं मतभेद वाली स्थिति हो तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक व्यवस्था तो होना चाहिए, जो भी फैसला हो वो निष्पक्ष हो। निष्पक्ष फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाता, बल्कि उंगली उठाने वाला भी ये समझता कि मैं गलत कर रहा हूं। जो निर्णय हुआ वो सही हुआ। झगड़े तब शुरू होते हैं जब कहीं पक्षपात होता है। मेरी एक ही उपलब्धि है राजनीति में, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि राजनीति में जाति का आधार चाहिए, और मैं तो बिना जाति के आधार के चुनाव लड़ता रहा हूं और जीतता भी रहा हूं, आपका आशीर्वाद भी मिलता रहा। तो सबसे बड़ा भयंकर रोग इस देश के लोकतंत्र में, इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज में, इस देश की प्रगति में अगर सबसे बड़ा बाधक कोई है तो केवल एक है कि जाति के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए, मेरिट के आधार पर फैसला होना चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर फैसला होना चाहिए, योग्यता के आधार पर फैसला होना चाहिए। हमें वहां जाके काम करना है, देश का विकास करना है, वहां कोई जाति की बात नहीं करना है। सभी सम्मानी है, अपनी जाति में सबका सम्मान है, लेकिन जहां तक लोकतंत्र का सवाल है उसका पैमाना एक ही होना चाहिए। क्योंकि हम बड़ी प्रतिस्पर्धा में है, चीन बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल भीषण युद्ध की स्थिति बन सकती है। अगर ये देश कमजोर रह गया तो फिर इतिहास जो कुछ होता रहा वो हमें याद है। फिर वही बहुत दारवाई जाएगी कि जो उस समय की सरकार थी, जो उस समय के लोग थे, जो उस समय के युवा थे,
जो उस समय की पार्टियां थी, उन्होंने देश को बचाने में असफल रहे। इतिहास गलती को माफ नहीं करता, केवल याद कर सकते हैं। और छोटी सी गलती के भी बहुत बड़े परिणाम होते हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे भी मका आए हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई थी। आज भी हम देख रहे हैं, ये आकाशाई चीन का मामला, ये तिब्बत का मामला, ये देश के टुकड़े होने वाला मामला किसकी देन है? ये उनकी देन है। इनके पास सत्ता थी, लेकिन उनकी एक गलती ने देश को इस परिणाम पे पहुंचा दिया कि लाखों की जान चली गई, अरबों खरबों खर्च हो गए, उसके बाद भी हम असुरक्षित हैं। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं, जो हिस्सा हमसे टूट गया उसकी बात करते हैं, ये तो मिल चुका था हमें, हमने मिला हुआ छोड़ दिया। इतनी बड़ी गलतियां थी। और आज भी जो देश के सामने संकट है, अगर हम इसको संकट से मुकाबला करने में विफल रहे, तो इतिहास हमारे लिए भी वही कहेगा जो हमारे पहले पूर्वजों के लिए कह रहा है। तो बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बेरोजगारी, ये गरीबी, इन तमाम बातों का एक ही हल है, तेजी से विकास। इसके अलावा कोई हल नहीं है। एक विवाद का विषय चल रहा है, मुझे नहीं मालूम कि आपके क्या ओपिनियन है, लेकिन जो दुष्प्रचार होता है, उससे भी लड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। वर्तमान कानून में किसान का कहीं कोई नुकसान नहीं है। एमएसपी जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी। पहले एक ही ग्राहक था, मंडी थी, वहां जाते थे, वहां बेचते थे। आज अगर हमको 25 ग्राहक मिलते हैं, तो इसमें नुकसान किसका है और फायदा किसका है? निश्चित रूप से फायदा किसान का है। हमको यहाँ बंधे हुए नहीं है एक मंडी के कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब तो हम दुनिया में कहीं जाएं, कहीं बेचें, कुछ भी करें, और जहाँ मर्जी आए बेचें। और दूसरी बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कोई बंधा हुआ नहीं है, मर्जी है करो, मर्जी है मत करो। करोगे तो सब तरह की मदद वहां से मिल जाएगी और कीमत फिक्स हो जाएगी, वो कीमत आपको देने के लिए बाध्य है। और वो उस एग्रीमेंट को किसान छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता, ये कानून में प्रावधान है। मोदी जी का जीवन अगर आप पढ़े हैं, जानते ही होंगे सभी, निस्वार्थ भाव से एक मजबूत इरादे वाला नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है। कभी हम सोच भी नहीं सकते कि मोदी जी किसी पूंजीपति का हित करेंगे और किसान के साथ अन्याय करेंगे, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। मुझे होशंगाबाद में पत्रकार ने पूछा कि किसान तो चाहता भाई वो पूरी पुरानी व्यवस्था चालू रहे। हमने कहा ठीक है, पुरानी व्यवस्था चालू रहे। अरे पुरानी व्यवस्था में 70 साल में हुआ क्या? किसान तो वहीं का वहीं रह गया। किसान तो आज भी कर्जदार है। किसान आज भी खाद नहीं खरीद सकता, बीज नहीं खरीद सकता, बिना कर्जे खेती नहीं कर सकता। क्या हुआ उस पुरानी व्यवस्था के? हमको ऐसी व्यवस्था चाहिए कि किसान का टमाटर सड़ना नहीं चाहिए, जरूरत होगी साउथ में पहुंचने की व्यवस्था भी चाहिए, जहाँ उसकी डिमांड है। न फल सब्जी सड़े, न सब्जी सड़े, अनाज के पूरे दाम मिलें, आवश्यकता हो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चले जाए। इस सब बातों की व्यवस्था चाहिए और इस नए कानून में सब बातों की व्यवस्था है। जब किसान को भाव अच्छा मिलेगा तो किसान भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन दुष्प्रचार भी हो रहा है। अब केवल 2-3 प्रांत के लोग हैं जो लगे हुए हैं, पूरे देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बाकी देश में किसान नहीं रहते क्या? लेकिन इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है और ये हम पार्टी के प्रचार के तंत्र के माध्यम से ही इनको काउंटर कर सकते हैं, इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सतर्क भी रहे, समर्पित भी रहे और पूरी ताकत से जुटे। जो गढ़ भाजपा का बना है वो बना रहे और मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। जी, घर वापसी के बाद भाजपा में अपनी क्या स्थिति देखते हैं आप? किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देंगे? जैसे पहले भी आपने लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकातें करते हुए विकास के कार्य किए हैं, अब क्या स्थिति रहने वाली है? वो स्थिति रहने वाली जो पहले थी।
पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, अब भी करेंगे। बहुत नया कृषि कानून आया है, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कुछ जगह पर विपक्षी दल किसानों को भड़का रहे हैं, ऐसी चीजें भी सामने आई हैं, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, इसको गुण दोष के आधार पर विचार करिए। किसानों की पहली आपत्ति है एमएसपी के बारे में। उनको ये डर है कहीं एमएसपी खत्म ना हो जाए, लेकिन उसके लिए बार बार कहा है, सरकार लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी भी रहेगी और मंडी व्यवस्था भी रहेगी। इन दोनों में कोई आंच नहीं आने वाली। केवल अंतर ये हुआ है कि पहले एक मंडी में खरीदी होती थी, अब आप कहीं भी बेच सकते हैं, दूसरे प्रदेश में बेच सकते हैं, दूसरे देश में बेच सकते हैं। इस बात की व्यवस्था की गई है। तो जब 10 ग्राहक होंगे तो फायदा किसको होगा? किसान को होगा। और जी, घर वापसी आपकी भाजपा के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह अभी आप देखते हैं? ठीक है, अब कार्यकर्ताओं के बीच में पहले भी हम लोग समरस थे, आज भी हैं। हमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ अलगपन। भाजपा में अब क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? जो एक कार्यकर्ता की भूमिका किसी पार्टी में रहती है। जब आप विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, सिवनी मालवा में काफी विकास कार्य हुए हैं, कुछ विकास अभी तक अपनी परिणति तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, व्यक्ति किस स्थिति में है। जब मैं मंत्री था तो मैं अधिक सक्षम था, तो मैंने अधिक विकास के काम किए। आज मैं मंत्री या किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी मैं प्रयास करूँगा, और निश्चित रूप से उतनी ताकत पर नहीं रहेगी। आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? भाजपा किस तरीके से मैदान में एकजुट होकर चुनाव लड़ें और जीतें और नगर का काम करें। और जी, भाजपा गुटबाजी की भी शिकार रही है। अभी भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी एक हावी हो रही है नगर में। तो उस विषय में मेरा ये प्रयास रहेगा गुटबाजी समाप्त हो। मैंने जो विभाजन दिखाए हैं राजनीति में, इनको हमेशा तोड़ा है। आप भी जानते हैं कि पहले इस क्षेत्र में ये मानता थी कि रघुवंशी समाज भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन मैंने अपने प्रयास से उनको भी जोड़ा। मैंने उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया, मुस्लिम बंधुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जाति के आधार पर किसी का ना समर्थन किया ना भेदभाव किया। तो इस तरह से जैसे समाज में जो विभाजन की स्थिति थी, अगर पार्टी में भी है तो उसको भी दूर करेंगे।